बहुत पुराने दौर की बात है, जब बगदाद की शानदार सल्तनत पर सुल्तान करीम नाम का एक इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। वह अपनी नेकदिली और न्याय के लिए दूर दूर तक मशहूर था। हालांकि जब उसे किसी जुल्म या बेईमानी की खबर मिलती, तो उसका गुस्सा भी किसी तूफान से कम नहीं होता था। बगदाद से काफी दूर एक छोटे से गांव में यासिर नाम का एक मेहनती और ईमानदार सौदागर रहता था। अल्लाह ने उसे तेज अक्ल और गहरी समझ दी थी। वह हर मुश्किल का हल बड़ी हिकमत से निकाल लेता था। इसलिए गांव के लोग उसे अक्लमंद सौदागर कहकर बुलाते थे। एक दिन यासिर ने फैसला किया कि अब उसे बगदाद जाकर अपना कारोबार बढ़ाना चाहिए। उसने अपने परिवार से मशवरा किया। घर वालों ने उसे दुआएं दी और हौसला बढ़ाया। यासिर ने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी, कुछ कीमती सामान और ढेर सारे सपने साथ लिए और बगदाद की तरफ रवाना हो गया। सफर आसान नहीं था। कई दिनों तक उसे रेगिस्तान, सुनसान रास्तों और मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। रास्ते में कुछ नेक लोग मिले तो कुछ धोखेबाज भी, लेकिन यासिर ने हर परेशानी का सामना सब्र और समझदारी से किया। अल्लाह पर भरोसा रखते हुए वह लगातार आगे बढ़ता रहा। जब वह आखिरकार बगदाद पहुंचा, तो शहर की रौनक देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। चारों तरफ भीड़ भरे बाजार, ऊंची इमारतें, मसालों की खुशबू और अलग अलग मुल्कों से आए सौदागर दिखाई दे रहे थे। यासिर ने भी बाजार के एक कोने में छोटी सी दुकान किराए पर ली और अपना कारोबार शुरू कर दिया। वह हमेशा सच बोलता, सही दाम लेता और कभी किसी ग्राहक के साथ धोखा नहीं करता था। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे बाजार में फैलने लगी। एक दिन सुल्तान करीम ने भेष बदलकर शहर का हाल जानने का फैसला किया। वह अक्सर आम लोगों के बीच जाकर उनकी असली जिंदगी और परेशानियों को समझता था। इस बार उसके साथ उसका भरोसेमंद वजीर जाफर भी मौजूद था। बाजार में घूमते हुए अचानक उनकी नजर यासिर की दुकान पर पड़ी। सुल्तान ने देखा कि यासिर एक गरीब बूढ़े आदमी को बेहद कम कीमत पर सामान दे रहा है। उसके चेहरे पर न लालच था और न दिखावा। उसकी सच्चाई और नेकदिली देखकर सुल्तान अंदर ही अंदर बहुत प्रभावित हुआ। सुल्तान करीम धीरे धीरे चलते हुए यासिर की दुकान तक पहुंचा और कुछ सामान देखने लगा। यासिर उसे पहचान नहीं पाया। उसने उसे एक आम ग्राहक समझकर बड़े अदब और इज्जत से सामान दिखाना शुरू किया। सामान देखते हुए सुल्तान ने मुस्कुराकर पूछा, तुम इस शहर में नए लगते हो, कहां से आए हो और यहां आने का मकसद क्या है? यासिर ने विनम्रता से जवाब दिया, हुजूर, मैं दूर के एक छोटे से गांव से आया हूं। मेरी ख्वाहिश बस इतनी है कि हलाल मेहनत से कमाई करूं। यासिर की सादगी और सच्चाई भरी बातें सुनकर सुल्तान करीम बहुत खुश हुआ। उसने चुपचाप अपने वजीर जाफर की तरफ देखा और बिना कुछ कहे वहां से आगे बढ़ गया। अगली सुबह अचानक शाही सिपाही यासिर की दुकान पर पहुंचे और उसे फौरन दरबार चलने का हुक्म दिया। यह सुनते ही यासिर घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक साधारण सौदागर को शाही दरबार में क्यों बुलाया गया है। जब यासिर दरबार में पहुंचा, तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। कल बाजार में मिला वही साधारण आदमी अब शाही लिबास पहनकर सोने के तख्त पर बैठा था। यासिर तुरंत झुक गया और बोला, जहां पनाह, ये गरीब सौदागर आपकी खिदमत में हाजिर है। सुल्तान करीम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यासिर, हमने तुम्हारी ईमानदारी और नेक दिली को अपनी आंखों से देखा है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो सच बोलने की हिम्मत रखते हों। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे दरबार में रहो और हमारे खास मुशीर बनो। ये सुनकर यासिर कुछ पल के लिए खामोश रह गया। वो एक साधारण सौदागर था और दरबार की रस्मों और तौर तरीकों से बिल्कुल अनजान। उसने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं तो एक सादा इंसान हूं। मुझे शाही दरबार के उसूल तक नहीं मालूम। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाल सकता हूं? सुल्तान ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, दरबार को चापलूसों की नहीं, बल्कि सच्चे और ईमानदार लोगों की जरूरत होती है। इसके बाद सुल्तान ने यासिर को कीमती शाही खिलत भेंट की और उसके रहने के लिए एक शानदार महल का इंतजाम करवा दिया। यासिर का दिल खुशी और शुक्रगुजारी से भर गया। उसे लगा जैसे अल्लाह ने उसकी ईमानदारी का इनाम दिया हो। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली इम्तिहान अभी बाकी है। दरबार के कई लोग यासिर की अचानक बढ़ती इज्जत से खुश नहीं थे। खास तौर पर जाफार, जो सालों से सुल्तान का करीबी मुशीर बना हुआ था। उसके दिल में जलन पैदा हो चुकी थी। उसने ठान लिया कि किसी भी तरह यासिर को बदनाम करके दरबार से हटाना है। कुछ ही दिनों बाद शाही दरबार में एक बेहद उलझा हुआ मामला पेश किया गया।
दो बड़े ताजिर एक ही बेशकीमती हीरे पर अपना हक जता रहे थे। दोनों के पास गवाह भी थे और दोनों पूरे यकीन से खुद को असली मालिक बता रहे थे। मामला इतना पेचीदा था कि दरबार के बड़े बड़े लोग भी फैसला नहीं कर पा रहे थे। तब सुल्तान करीम ने यह जिम्मेदारी यासिर को सौंप दी। यह देखकर जाफर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे पूरा यकीन था कि यासिर इस मुश्किल मसले को हल नहीं कर पाएगा और दरबार में उसकी बेइज्जती होगी। यासिर ने दोनों ताजिरों की बातें बड़े ध्यान से सुनी। उसने हीरे को गौर से देखा, फिर कुछ देर सोचने के बाद सुल्तान से एक दिन की मोहलत मांगी। उस रात यासिर देर तक जागता रहा। उसने अल्लाह से दुआ की कि उसे सही फैसला करने की समझ और हिकमत मिले। अगले दिन जब दरबार फिर सजा, तो यासिर ने दोनों ताजिरों को अपने सामने बुलाया। उसने एक बड़ा पत्थर मंगवाया और शांत आवाज में कहा, जो इस हीरे का असली मालिक है वह इसे उठाकर इस पत्थर पर मारकर तोड़ दे। यह सुनते ही पहला ताजिर घबरा गया। वह जोर से बोला, नहीं, मैं अपने इतने कीमती हीरे को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन दूसरा ताजिर बिना सोचे समझे हीरा उठाकर पत्थर की तरफ बढ़ने लगा। तभी यासिर ने उसे रोक दिया और सुल्तान करीम की तरफ देखकर बोला, जहां अपना असली मालिक पहला ताजिर ही है, क्योंकि इंसान अपनी सबसे कीमती चीज को खुद बर्बाद करने के लिए कभी तैयार नहीं होता। दरबार में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सुल्तान के चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी। वह यासिर की अक्ल और समझदारी से बेहद प्रभावित हुआ। झूठा दावा करने वाले ताजिर को सजा दी गई और हीरा उसके असली मालिक को वापस सौंप दिया गया। यह सब देखकर जाफर अंदर ही अंदर जल उठा। यासिर की इज्जत अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन जफर ने हार नहीं मानी। उसने चुपचाप यासिर को बर्बाद करने की नई चाल चलनी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद जफर ने अपने भरोसेमंद लोगों को गुप्त रूप से बुलाया। उसने एक खतरनाक साजिश तैयार की। योजना यह थी कि यासिर पर शाही खजाने से कीमती जवाहरात चोरी करने का इल्जाम लगाया जाए। जफर जानता था कि अगर यह इल्जाम साबित हो गया तो सुल्तान खुद यासिर को सख्त सजा देगा। अगली सुबह जफर सीधे दरबार पहुंचा और गंभीर आवाज में बोला, जहां पनाह, शाही खजाने से कुछ बेहद कीमती जवाहरात गायब हो गए हैं। मेरे आदमियों को शक है कि इस चोरी के पीछे यासिर का हाथ हो सकता है। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। सल्टन करीम कुछ पल के लिए खामोश रह गया। उसे यासिर की ईमानदारी पर पूरा भरोसा था, लेकिन इतना बड़ा इल्जाम बिना जांच के नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। सुल्तान करीम ने तुरंत यासिर को दरबार में बुलवाया। उसकी आवाज पहले से ज्यादा सख्त थी। उसने सीधे पूछा, यासिर, क्या तुमने शाही खजाने से जवाहरात लिए हैं? यासिर ने बिना घबराए शांत आवाज में जवाब दिया, जहां अपना, मैंने आपकी अमानत में कभी खयानत नहीं की। अल्लाह गवाह है कि मैं बेगुनाह हूं। अगर आपको शक है तो पूरी तहकीकात करवा लीजिए। सुल्तान ने यासिर की आंखों में सच्चाई साफ महसूस की, लेकिन इंसाफ का तकाजा था कि जांच हो। उसने तुरंत तलाशी का हुक्म दे दिया। यह सुनकर जाफर अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। उसे पूरा यकीन था कि उसकी चाल अब कामयाब होने वाली है। उसी के इशारे पर सिपाहियों ने यासिर के महल की तलाशी शुरू कर दी। कुछ देर बाद सिपाहियों को यासिर के कमरे की एक गुप्त जगह से वहीं गायब जवाहरात मिल गए। यह देखकर पूरा दरबार हैरान रह गया। यासिर समझ चुका था कि उसके खिलाफ गहरी साजिश रची गई है, लेकिन उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत नहीं था। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। सुल्तान करीम के चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। वह यासिर पर भरोसा करता था, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। भारी दिल से उसने कहा, मुझे अफसोस है यासिर, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। यासिर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जहां अपना, मैं बेगुनाह हूं। अल्लाह जरूर मेरी मदद करेगा। बस मुझे सच साबित करने का एक मौका दे दीजिए। सुल्तान कुछ पल सोचता रहा। फिर उसने यासिर को 3 दिन की मोहलत दे दी। कैद में रहते हुए भी यासिर ने हिम्मत नहीं हारी। वह लगातार सोचता रहा कि आखिर कौन उसे बदनाम करना चाहता है। उसने अपने नौकरों से पूछताछ शुरू की। तभी एक बूढ़े नौकर ने बताया कि उसने कई बार जफर के आदमियों को रात के समय महल के आसपास घूमते देखा था। यासिर के दिमाग में तुरंत एक योजना आई। उसने शहर के मशहूर सुनार को बुलवाया और उससे पूछा, क्या हाल ही में किसी ने तुमसे शाही निशान वाले जवाहरात जैसी नकली चीजें बनवाई थीं? सुनार कुछ पल चुप रहा, फिर डरते हुए बोला, हुजूर, कुछ दिन पहले जफार के आदमी मेरे पास आए थे। उन्होंने बहुत जल्दी में बिल्कुल वैसे ही जवाहरात बनवाए थे।
यासिर तुरंत सुनार को लेकर दरबार पहुंचा। वहां सुनार ने पूरी सच्चाई सबके सामने बयान कर दी। ये सुनते ही सुल्तान करीम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने फौरन जफर को दरबार में बुलवाया। जफर घबरा चुका था। सुल्तान के सामने आते ही उसका हौसला टूट गया और आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान ने तुरंत जफर को कैद में डालने का हुक्म दिया और फिर यासिर की तरफ देखकर कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सच्चे और वफादार इंसान हो। सुल्तान करीम ने यासिर की तरफ देखकर कहा, मैं चाहता हूं कि आज से तुम हमारी सल्तनत के वजीर आजम बनो। यह सुनकर यासिर ने अदब से सिर झुका लिया और बोला, जहां पनाह, यह आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। मैं हमेशा आपकी खिदमत और अपने मुल्क की भलाई के लिए पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। कुछ ही दिनों में यासिर पूरे बगदाद का नया वजीर आजम बन गया। उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी मेहनत और सच्चाई के साथ निभानी शुरू कर दी। उसने गरीबों के लिए मुफ्त राशन का इंतजाम करवाया, नए मदरसे बनवाए और बाजारों में इंसाफ वाले कानून लागू किए ताकि कोई ताजिर गरीब लोगों को धोखा ना दे सके। धीरे धीरे पूरी सल्तनत में उसकी तारीफ होने लगी। आम लोग उसे दुआएं देने लगे और सुल्तान का भरोसा उस पर पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। लेकिन जाफार के कुछ पुराने साथी अब भी दरबार में मौजूद थे। वे यासिर की बढ़ती इज्जत और कामयाबी से जलते थे। उन्होंने चोरी छिपे मिलकर उसके खिलाफ एक और खतरनाक साजिश तैयार करनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद पड़ोसी मुल्क का एक खास सफीर बगदाद पहुंचा। वह अपने साथ एक बेहद खूबसूरत शीशे का मर्तबान लाया था, जिसके अंदर अजीब सा चमकता हुआ पानी भरा हुआ था। सफीर ने दरबार में कहा, जहां पनाह, यह साधारण पानी नहीं है। कहा जाता है कि इसमें मुरझाए हुए पौधों को फिर से जिंदा करने की ताकत है। सुल्तान करीम ने सफीर का शुक्रिया अदा किया और वह मर्तबान यासिर को सौंप दिया ताकि वह उसे सुरक्षित रख सके। यासिर उस रहस्यमयी पानी को अपने महल में ले आया। वह बिना जांच किए किसी चीज पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए उसने फैसला किया कि पहले इस पानी की सच्चाई को परखा जाएगा। लेकिन यही मौका दुश्मनों को मिल गया। उस रात जफर के कुछ साथी चोरी छिपे यासिर के महल में घुस आए और उन्होंने उस मर्तबान में जहर मिला दिया। उनकी योजना बेहद खतरनाक थी। वे चाहते थे कि जब सुल्तान उस पानी का इस्तेमाल करे तो उसकी तबीयत बिगड़ जाए और पूरा इल्जाम यासिर पर आ जाए। अगली सुबह शाही दरबार में सभी लोग जमा हुए। सुल्तान करीम ने मुस्कुराते हुए यासिर से कहा, आज सबको इस चमत्कारी पानी का असर दिखाओ। यासिर ने एक सूखा और मुरझाया हुआ पौधा मंगवाया। वह मर्तबान से पानी डालने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसे पानी से अजीब सी बदबू महसूस हुई। यासिर तुरंत समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत सुल्तान की तरफ देखकर कहा, जहां पनाह, मुझे शक है कि इस पानी में किसी ने कुछ मिलाया है। अगर इजाजत हो तो पहले इसकी जांच कर ली जाए। सुल्तान करीम ने गंभीर होते हुए उसे इजाजत दे दी। यासिर ने तुरंत पास बैठे एक कुत्ते को उस मर्तबान का थोड़ा सा पानी पिलाया। कुछ ही पल में कुत्ता तड़पने लगा और उसकी हालत बिगड़ गई। ये सुल्तान करीम गुस्से से खड़ा हो गया और गरजती आवाज में बोला, यह साजिश किसने की है? यासिर ने शांत स्वर में जवाब दिया, जहां पनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं असली गुनहगार तक जरूर पहुंच सकता हूं। सुल्तान ने उसे 3 दिन की मोहलत दे दी। इसके बाद यासिर ने अपने भरोसेमंद लोगों को गुप्त रूप से काम पर लगा दिया। उसने दरबार के हर शख्स पर नजर रखनी शुरू कर दी। साथ ही उसने पूरे महल में यह खबर भी फैला दी कि उसे साजिश करने वालों का पता चल चुका है। यह खबर सुनते ही जफार के बचे हुए साथी डर गए। वे आपस में ही एक दूसरे पर शक करने लगे। धीरे धीरे उनका डर झगड़े में बदल गया और आखिरकार उनमें से एक ने पूरी सच्चाई उगल दी। कुछ ही समय बाद यासिर ने उन सभी गुनहगारों को पकड़कर दरबार में पेश कर दिया। यह देखकर सुल्तान करीम का गुस्सा भड़क उठा। उसने सभी साजिश करने वालों को सख्त सजा देने का हुक्म दे दिया। फिर उसने यासिर की तरफ देखकर कहा, आज तुम्हारी अक्लमंदी और सूझबूझ ने हमारी जान बचा ली। हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। यासिर ने विनम्रता से मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। उसी ने मुझे सही वक्त पर समझ और हिकमत दी। सुल्तान कारीम भी अब उसे अपने बेटे की तरह मानने लगा था। सल्तनत का कोई बड़ा फैसला यासिर की सलाह के बिना नहीं लिया जाता था। लेकिन कुछ साल बाद पूरे मुल्क पर एक भयानक मुसीबत आ गई। बारिश बंद हो गई, खेत सूखने लगे, फसलें बर्बाद हो गईं और शहर में खाने की कमी फैलने लगी। बाजारों में महंगाई बढ़ गई
और परेशान लोग मदद की गुहार लेकर शाही महल के बाहर जमा होने लगे। हालात देखकर सुल्तान करीम ने तुरंत यासिर को बुलाया और पूछा, इस मुश्किल वक्त में हमें क्या करना चाहिए? यासिर ने बिना देर किए जवाब दिया, जहां अपना, सबसे पहले हमें शाही खजाने से गरीबों की मदद करनी चाहिए। साथ ही पड़ोसी मुल्कों से अनाज मंगवाने की कोशिश करनी होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। सुल्तान करीम ने तुरंत यासिर की सलाह मान ली। शाही खजाने से पैसा निकालकर दूर दूर के इलाकों से अनाज मंगवाया गया और जरूरतमंद लोगों में बांटा जाने लगा। यासिर खुद रात रात भर जागकर राशन बंटवाने का इंतजाम करता था, ताकि कोई भूखा ना सोए। उसकी मेहनत, सच्चाई और लोगों के लिए दर्द देखकर पूरे शहर के लोग उसे दिल से दुआएं देने लगे। लेकिन वक्त के साथ सूखा और भी भयानक होता गया। इस बार पड़ोसी मुल्कों में भी अकाल पड़ चुका था। अब कोई भी बगदाद को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं था। बाजार खाली होने लगे, लोगों की परेशानियां बढ़ गईं और हालात धीरे धीरे बेहद खराब होते चले गए। यासिर दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता कि आखिर अब इस मुसीबत से सल्तनत को कैसे बचाया जाए। एक रात उसे एक अजीब ख्वाब दिखाई दिया। उसने देखा कि एक बुजुर्ग नूरानी चेहरे वाला आदमी उसके सामने खड़ा है। बुजुर्ग ने कहा, यासिर, सल्तनत के मशरिकी हिस्से में जाओ, वहां एक पुराना बंद कुआं मौजूद है। अगर उसे फिर से खुदवाया जाए तो अल्लाह की रहमत से यह कहत खत्म हो सकता है। सुबह होते ही यासिर तुरंत सुल्तान करीम के पास पहुंचा और उसे पूरा ख्वाब सुनाया। सुल्तान ने बिना देर किए सिपाहियों और मजदूरों को मशरिकी इलाके में भेज दिया। वहां सचमुच एक बहुत पुराना और बंद पड़ा कुआं मिला, जिसे सालों पहले छोड़ दिया गया था। यासिर खुद भी वहां पहुंच गया और खुदाई का काम शुरू करवाया। पूरे इलाके के लोग उम्मीद और दुआओं के साथ उस काम में जुट गए। कई दिनों की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार कुएं से पानी निकलना शुरू हो गया। लेकिन वह साधारण पानी नहीं था, उसमें कुछ खास बात थी। जब उस पानी से सूखे खेतों को सींचा गया तो कुछ ही दिनों में जमीन फिर से हरी होने लगी। सूखी फसलें दोबारा उगने लगीं और पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई। धीरे धीरे बगदाद फिर से हरियाली और खुशहाली से भर गया। बाजारों में रौनक लौट आई और लोगों की परेशानियां कम होने लगीं। यह देखकर सुल्तान करीम बेहद खुश हुआ। उसने यासिर को गले लगाकर कहा, तुम इस सल्तनत के लिए अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत हो। तुम्हारी वजह से हमने यह कठिन वक्त पार किया है। यासिर ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोला, जहां अपना, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। हमें हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और इसी तरह कई साल गुजर गए। समय के साथ सुल्तान करीम बूढ़े होने लगे। अब उन्हें अपनी सल्तनत के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी चुनना था। उनके दो बेटे थे, शाहबाज और अयान। शाहबाज बेहद बहादुर, ताकतवर और जंग में माहिर था। वह दुश्मनों के लिए किसी तूफान से कम नहीं माना जाता था। दूसरी तरफ अयान नरम दिल, समझदार और इंसाफ पसंद था। वह लोगों की परेशानियों को ध्यान से सुनता और हमेशा शांति से मसले हल करने की कोशिश करता था। सुल्तान करीम दोनों में से किसी एक को चुनने को लेकर परेशान रहने लगा। आखिरकार उसने यासिर को दरबार में बुलाया और कहा, मेरी उम्र अब ढल चुकी है। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद तख्त पर ऐसा शख्स बैठे जो सल्तनत को इंसाफ और समझदारी से संभाल सके। तुम बताओ, मेरे दोनों बेटों में से कौन ज्यादा काबिल है? यासिर कुछ देर गहरी सोच में डूबा रहा। फिर उसने कहा, जहां अपना, अगर इजाजत हो तो मैं दोनों शहजादों की आजमाइश करना चाहता हूं। सुल्तान ने तुरंत इजाजत दे दी। यासिर ने दोनों शहजादों को एक मुश्किल जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें ऐसी बस्ती में अमन कायम करना था जहां लोग लंबे समय से आपस में लड़ रहे थे और हालात बेकाबू हो चुके थे। शाहबाज ने वहां पहुंचते ही फौज भेज दी। सख्त कानून लागू कर दिए गए और लोगों को डराकर चुप करा दिया गया। कुछ ही दिनों में बस्ती में शांति तो लौट आई, लेकिन लोगों के दिलों में डर बैठ गया। वे मजबूरी में खामोश थे, खुश नहीं। दूसरी तरफ अयन ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। वह खुद लोगों के बीच गया, उनकी बातें सुनी, उनके दुख और झगड़ों की वजह समझी। फिर उसने इंसाफ के साथ फैसले किए और धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीत लिया। कुछ ही समय में बस्ती में अमन कायम हो गया। लेकिन यह अमन डर से नहीं, बल्कि भरोसे और मोहब्बत से पैदा हुआ था। जब दोनों शहजादे वापस लौटे तो यासिर ने सारी बात सुल्तान करीम को बताई। सुल्तान ने काफी सोचने के बाद फैसला किया कि अयान ही तख्त का असली हकदार है। यह सुनते ही शाहबाज के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। उसे लगा कि यासिर ने जानबूझकर उसे तख्त से दूर किया है।
गुस्से और बदले की भावना में अंधा होकर उसने कुछ लालची सिपाहियों को रिश्वत दी और चुपचाप यासिर के कत्ल की साजिश रच डाली। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। यासिर की हिफाजत हो गई। महल के एक वफादार नौकर को इस साजिश की भनक लग गई और उसने चुपके से यासिर को सब कुछ बता दिया। यह खबर सुनकर भी यासिर ने गुस्से में आकर सीधे सुल्तान करीम से शिकायत नहीं की। उसने हमेशा की तरह हिकमत और सब्र से काम लेने का फैसला किया। उसने शहबाज को अकेले में मिलने के लिए बुलाया। जब शाहबाज उसके सामने आया तो यासिर ने शांत आवाज में कहा, मैं जानता हूं कि तुम क्या करने वाले थे, लेकिन बदले और गुस्से से इंसान को कभी सच्ची कामयाबी नहीं मिलती। शाहबाज चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। यासिर ने आगे कहा, एक अच्छा हाकिम वह नहीं होता जो सिर्फ ताकत से लोगों को दबाकर राज करे। असली बादशाह वह होता है जो लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए। अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है ताकि तुम कमजोरों की हिफाजत करो, न कि अपने ही लोगों को डराओ। यासिर की बातें सीधे शाहबाज के दिल में उतर गईं। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ पल बाद उसने सिर झुका लिया और बोला, मैंने गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए। यासिर मुस्कुराया और उसे गले लगा लिया। इसके बाद वह शाहबाज को साथ लेकर सीधे सुल्तान करीम के दरबार में पहुंचा। यासिर ने सुल्तान से कहा, जहां अपना शाहबाज के अंदर भी एक अच्छे हाकिम बनने की सलाहियत मौजूद है। उसे सिर्फ सही रास्ता दिखाने की जरूरत थी। सुल्तान कुछ देर तक दोनों को देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। आखिरकार उसने फैसला सुनाया कि अय्यन सल्तनत का अगला वारिस बनेगा, जबकि शहबाज फौज का सरबराह रहेगा। दोनों भाई मिलकर सल्तनत को संभालेंगे। इस तरह यासिर की अक्ल, सब्र और हिकमत ने एक भयानक खानदानी जंग होने से बचा लिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।